नमस्कार। मैं हूं आदर्श। आज मैं आपको टेररिज्म और अंडरवर्ल्ड कवर करने के लिए कुछ जानकारियां दूंगा। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों का जखीरा है। डॉन, दीवार, सत्या से लेकर ओमकारा तक सैकड़ों फिल्में अंडरवर्ल्ड पर बनी हैं। अगर आपने इसमें से कुछ फिल्में भी देखी होंगी तो आप अंडरवर्ल्ड पर काफी कुछ जान समझ चुके होंगे। लेकिन फिल्में मनोरंजन का साधन है। यही एक अंतर फिल्मों को सच्चाई से दूर ले जाता है। फिल्म सच्चाई का आईना तो है, लेकिन मनोरंजन के लिए उसमें तड़क भड़क और मसाला लगाकर पेश किया जाता है। खैर, अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यह संगठित अपराध है। यहाँ क्राइम गैंग का आकार ले लेता है। गोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट, क्रिकेट मैच फिक्सिंग, इस तरह के गैर कानूनी कृत्य इसके मुख्य व्यवसाय हैं, मुख्य बिजनेस है। अंडरवर्ल्ड आम लोगों को परेशान नहीं करता। उनका आपस में गैंग वॉर चलता रहता है, लेकिन उनसे अमूमन आम लोगों को खतरा नहीं होता। वे आम लोगों पर हमला नहीं करते। अंडरवर्ल्ड नाम से ये क्लियर हो जाता है कि ये दुनिया से छिप कर अपना काम करते हैं। अंडरवर्ल्ड, दुनिया से छिप कर। इनके काम में घपला घोटाला, वसूली फिरौती, डराना धमकाना, सुपारी देना आम बात है। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी अंडरवर्ल्ड का एक दिलचस्प उदाहरण है। डी कंपनी इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, हथियारों की स्मगलिंग, ऐसे कई गैर कानूनी कृत्यों में लिप्त है। 25 से ज्यादा देशों में डी कंपनी का धंधा चलता है। डी कंपनी कोई कंपनी नहीं है। ये नाम मीडिया ने मुंबई अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट को दिया है, क्योंकि ये सिंडिकेट दाऊद कंट्रोल करता था, इसलिए इसका नाम डी कंपनी है। दाऊद इब्राहिम 1994 से वांटेड है, 1994 से वांटेड है। अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद को चेक करना गृह मंत्रालय का काम है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस तरह की एजेंसियां इनकी गतिविधियों पर नजर रखती हैं। लोकल पुलिस और एलआईयू यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अपने जॉइंट डायरेक्टर को रिपोर्ट करती है। जॉइंट डायरेक्टर अपने डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं और डायरेक्टर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। अब आतंकवाद को समझते हैं। आतंकवाद की परिभाषा पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर्स में कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। यूएन सेक्रेटरी जनरल 2004 कॉफी अन्नान, इन्होंने आतंकवाद को परिभाषित इस तरह किया था: एनी एक्शन कंस्टिट्यूट्स टेररिज्म इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉज डेथ और सीरियस बॉडीली इंजरी टू सिविलियंस or non-combatants with the purpose of intimidating the population or compelling a government or an international organization to do or abstain from doing any act। यानी कोई भी कार्रवाई आतंकवाद का कारण बनती है जब यह नागरिकों या निहत्थे लोगों की मौत या उन पर घातक हमले का कारण बने, जिसका उद्देश्य लोगों में खौफ पैदा करना या किसी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कोई भी काम करने या न करने पर मजबूर करना हो। आतंकवाद के जरिए दहशत फैलाने वालों के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे राजनीतिक उद्देश्य। ये ज़्यादातर छोटे राज्यों में होता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट को डरा के धमका के हटा दिया जाता है। इसके अलावा धार्मिक उद्देश्य हो सकता है। इसमें आतंकी किसी संप्रदाय विशेष को लेकर धमकाते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराना इस कैटेगरी में आता है। फिर विचारधारा संबंधित उद्देश्य हो सकता है। इसमें नक्सलवाद, समाजवाद या किसी वर्ग विशेष से उपजा आतंकवाद हो सकता है। हमारे देश भारत में अब तक 100 से ज्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं। भारत के नक्शे पर गौर करें तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र दिखेगा जो कभी आतंकवाद से प्रभावित ना हुआ हो। जैसे वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र में अकेले मुंबई में ही 9 बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बिहार, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम, साउथ इंडिया में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर क्षेत्र आतंकी घटनाओं से लाल हुआ है। 8 जून 1980 यानी 8 जून 1980 को त्रिपुरा में अगरतला के पास मांडवी गांव है। तो मांडवी गांव के बंगालियों का आदिवासी अलगाववादियों ने नरसंहार किया। इसमें तकरीबन 500 लोग मारे गए। इसे हम देश की पहली बड़ी आतंकी घटना मान सकते हैं। इसमें 500 लोगों की जान गई।
1980 में ही पंजाब में खालिस्तान को लेकर लो इंटेंसिटी वॉर शुरू हुआ था। इसी का नतीजा था कि आगे चलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। फिर इस छुटपुट खालिस्तानी टकराव होते रहे थे। फिर 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए। इसमें 12 जगहों पर 12 कार बम प्लांट किए गए थे, जिसमें स्कूटर बम थे, कार बम थे, इस तरह के कई बम थे। 12 कार बम प्लांट किए गए थे, जिसमें 317 लोगों की मौत हुई और 1400 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और माना जाता है कि इस बम के लिए आरडीएक्स कराची से आया था। इस धमाके के तार सीधे दाऊद की डी कंपनी से जुड़ते हैं। ये अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद का गठजोड़ था। नॉर्थ ईस्ट में अलग कहानी चल रही थी। 7 अप्रैल 1979 यानी 7 अप्रैल 1979 को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा का गठन हुआ। इसका मकसद हथियारों के जरिए संघर्ष कर असम को अलग राष्ट्र बनाना था। भारत सरकार ने 1990 में उल्फा को एक आतंकी संगठन घोषित कर बैन कर दिया। इसी तरह 1986 में यानी 1986 में एक और अलगाववादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड यानी एनडीएफबी का गठन हुआ। इसका मकसद हिंसा के जरिए असम के बोडो समुदाय के लिए एक अलग बोरोलैंड राष्ट्र का निर्माण करना था। भारत सरकार ने इसे भी आतंकी संगठित घोषित कर दिया। दक्षिण में भी हालात अच्छे नहीं थे। मई 1976 में 1976 में श्रीलंका के एक तमिल आतंकी संगठन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम LTTE बना। इनको तमिल टाइगर्स भी कहा जाता था। इनका मकसद भी हिंसक गतिविधियों द्वारा नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में तमिल इलाम नाम से एक नए राज्य की स्थापना करना था। इस तमिल आंदोलन की आंच भारत के तमिलनाडु तक पहुंच गई। 1983 से 2003 तक यानी 1983 से 2003 तक लिट्टे ने 80,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मोर देन 80,000 पीपल वर किल्ड। इसमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल हत्याएं भी थीं। यहां तक कि 1991 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी इसी संगठन ने की थी। जम्मू कश्मीर के अलगाववाद के विवाद को लेकर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे खफा रहता है। वो समय समय पर अपने आतंकी संगठनों को भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसके मुख्य आतंकी संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद है। इन सब का ऑपरेट होने का अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है। फिर 2007 से एक नया कंसेप्ट इंडियन मुजाहिदीन का आया। 4 जून 2010 को इसे भी आतंकी संगठन घोषित कर भारत सरकार ने बैन कर दिया। फिर 2008 मुंबई हमले के तार भी सीधे पाकिस्तान से जुड़े। इस हमले में 257 लोग मारे गए, 257 पीपल, और तकरीबन 700 घायल हुए, यानी 700 लोग घायल हुए। फिर 10 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था, जिसमें से 9 आतंकी मारे गए और एक आतंकी पकड़ा गया। उसका नाम अजमल आमिर कसाब था। कसाब ने कबूल किया कि वो और उसके साथी लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। फिर मुंबई हमले पर राम गोपाल वर्मा की फिल्म द अटैक्स ऑफ 26/11 बनी है। इस फिल्म के जरिए आप इस घटना का बैकग्राउंडर और बाद में की गई कार्रवाई को विस्तार से समझ सकते हैं। फिर 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट पर अनुराग कश्यप ने एक फिल्म बनाई, ब्लैक फ्राइडे। ये फिल्म पत्रकार हुसैन जैदी के नॉवल ब्लैक फ्राइडे पर आधारित है। हुसैन जैदी ने काफ़ी रिसर्च कर ये नॉवल लिखी है। जैदी को बहुत सारे स्टेटमेंट्स, एविडेंस, FIRs कलेक्ट कर और यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का इंटरव्यू कर 4 साल में इस नॉवल को पूरा किया। और अगर आप पत्रकार हैं तो आपका काम है सच्चाई को सामने लाना। इसी से आपकी विश्वसनीयता और साख बनती है। अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद जैसे मसले बेहद संवेदनशील होते हैं। इनको कवर करते वक्त आपको अपने पत्रकारी धर्म को निर्वाह तो करना है, और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आप एक नागरिक हैं। एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान आपको रखना होता है। धन्यवाद।